हेलो ऑल। आज हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है, जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते ही हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे ही कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल हो, तो अब हम या तो उसके वेरिएबल बना सकते हैं, और जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। और इसी तरीके से यदि एक बार यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया क्लास की मदद से, तो जब हम वेरिएबल बना सकते हैं तो हम उसी का एरे भी बना सकते हैं। और जब हम उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एरे बनाएंगे, तो जो भी हम बनाएंगे उसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। वही हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना होगा। दैट विल बी द नेम ऑफ डेटा टाइप। उसके बाद एरे का नाम, मान लेते हैं एरे का नाम ARR नेम है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ एरे वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे। सो ये सिंपल सा सिंटेक्स है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। सबसे पहले क्लास नेम, वो डेटा टाइप कहलाएगा, फिर एरे का नाम, और फिर उसके बाद आपको साइज मेंशन करना होगा। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैं स्टूडेंट क्लास के लिए बात करूं, तो स्टूडेंट क्लास मैंने आपके रेफरेंस के लिए पहले से बना के रखी है। अब हम इसी क्लास के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ द मेन फंक्शन। आई विल डिफाइन द मेन फंक्शन, void main over here. And now first define the array of object. This is the syntax, that is class name. So here class name is a student. मान लेते हैं कि एरे का नाम हम s ले लेते हैं और साइज 10, इस तरीके से। सो दिस इज नाउ द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये देख लेते हैं कि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी में क्या होगा। मान लेते हैं यहां पर एक एरे क्रिएट होगा, उस एरे का नाम s होगा, जैसे कि लिखा हुआ है, और इस एरे का साइज 10 होगा। मतलब वहां पर 10 इक्वल ब्लॉक्स होंगे, इस तरीके से। एरे की थ्योरी के हिसाब से यहां पर फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 9 होगा। इस फर्स्ट इंडेक्स, इस फर्स्ट लोकेशन पर जिसका इंडेक्स 0 है, पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। इंडेक्स 1 पर सेकंड स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। इस तरीके से इंडेक्स 9 पर 10th स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। और यहां पर इस पूरी मेमोरी का जो एक सिंगल ब्लॉक होगा, उसका साइज 28 बाइट्स होगा। अ सिंगल ब्लॉक विल बी ऑफ 28 बाइट्स। इस तरीके से आपके पास 10 ब्लॉक्स मेमोरी होगी और हर ब्लॉक का साइज 28 बाइट्स होगा। दिस विल बी द एरे मेमोरी स्ट्रक्चर फॉर दिस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ जब हम पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो 28 बाइट्स जो मेमोरी एलोकेट होगी वो पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए होगी, और उसमें शुरुआत की 2 बाइट्स रोल नंबर के लिए एलोकेट होगी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगली 20 बाइट्स नाम के लिए, फिर अगली 2 बाइट्स एज के लिए होगी, और बची हुई 4 बाइट्स लास्ट नंबर परसेंटेज के लिए होगी। तो इस तरीके से यहाँ क्लास स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली मेमोरी एलोकेट होगी। मैं मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक विल बी फॉर रोल नंबर, सेकेंड ब्लॉक विल बी फॉर नेम, थर्ड ब्लॉक विल बी फॉर एज, and last block will be for percentage. Now this is the memory for the first object. In the similar fashion, this memory will be continued. ये memory structure आगे तक continue होगा for each and every object. Likewise, the whole array of objects memory structure will be this. पहले ब्लॉक में, पहले 28 ब्लॉक में हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगली 28 बाइट्स में दूसरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से हर अगली 28 बाइट्स में एक नया ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। अब
यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो डेटा पॉपुलेट करना हो वो हम कैसे कर पाएंगे। इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर डेटा को कैसे फिल करेंगे, उसके लिए यहाँ पर क्लास में हमने दो मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, गेट स्टूडेंट जो कि इंफॉर्मेशन को इनपुट कराएगा और पुट स्टूडेंट जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएगा। इन फंक्शंस की मदद से मैं इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा को पहले स्टोर करवाऊंगा और फिर हम उसे डिस्प्ले भी कराएंगे। उसके लिए एक लूप अप्लाई करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर I is equal to 0, I less than equal to 9 and I plus plus. We'll just define this variable I like that is int of I, and then we will call this function. इस function को हमें कॉल करना होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराना हर ऑब्जेक्ट के लिए। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूंगा, दैट इज s of I dot get student। नाउ यहां पर हमें एरे की थ्योरी यूज करनी होगी। एस एरे का नाम है, जो आई है वो इंडेक्स है, और गेट स्टूडेंट एक मेंबर फंक्शन है जिसकी मदद से हम स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराएंगे एरे के अंदर। सो यहां पर हम लोग एरे की थ्योरी यूज करेंगे। जब कभी हमें किसी भी एरे के किसी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस करना होता है तो हमें एरे के नाम के साथ उस स्पेसिफिक लोकेशन का इंडेक्स पास करना होता है, मेंशन करना होता है। वही चीज हमने की। S is the name of array, I is the index and here I will be varied from 0 to 9। तो बारी बारी से पहले I 0 को रिप्रेजेंट करेगा, मींस फर्स्ट लोकेशन। मतलब इस गेट स्टूडेंट की मदद से पहले स्टूडेंट का डेटा आएगा। फिर जैसे ही ये लूप आगे कंटिन्यू होगा, I की वैल्यू 1 होगी, S of 1 डॉट गेट स्टूडेंट फंक्शन कॉल होगा और जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गेट स्टूडेंट के थ्रू आएगी वो 1 इंडेक्स मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए आएगी। इस तरीके से बारी बारी से हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पूरी तरीके से पॉपुलेट हो जाएगा। अब जब इसमें डेटा स्टोर हो चुका है, अब हमें इसे प्रिंट भी करना हो सकता है, डिस्प्ले कराना हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास अगला जो मेंबर फंक्शन है पुट स्टूडेंट, उस फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, लेट्स से सी आउट स्टूडेंट डेटा इज, and now we'll call the function again and again. So again we'll apply a loop. So we'll apply the loop for I is equal to 0, I less than equal to 9 and then I plus plus. And again according to the theory of the array, we'll have to specify the name of array, then index of that particular location for which we want to perform any operation. So again I'll call the function like that, s of I dot the name of function that is put student। जब ये स्टेटमेंट या लूप एग्जीक्यूट होगा, बारी बारी से i की वैल्यू चेंज होगी। i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगी, 9 तक जाएगी, और s ऑफ i की मदद से पुट स्टूडेंट कॉल होगा जो कि बारी बारी से 0th इंडेक्स के एरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएगा, फिर 1 इंडेक्स पे जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर होगा उसको प्रिंट कराएगा। इस तरीके से बारी बारी से सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स जो इस एरे में स्टोर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। लास्ट में मैं इसे क्लोज करता हूं कुछ इस तरीके से। सो हियर जस्ट टू रिवाइज, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जैसे ही डेटा टाइप हम बना चुके होते हैं तो या तो हम उससे वेरिएबल बना सकते हैं या एरे बना सकते हैं जिसे कि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू।